हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। बेटा जी, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। वो टॉपिक है व्हाट आर आयंस। बेटा जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ के अंदर जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस कैसे बनते हैं, और आयंस की आगे क्या इंपॉर्टेंस है हमारे चैप्टर के अंदर। तो बेटा जी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और आपको ये जरूर श्योरिटी दूंगा कि जो बच्चा इस लेक्चर को पूरा देखेगा, ये तो कंफर्म है कि आयंस के ऊपर उसके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आयंस टॉपिक उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आयंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ये डाउट मैं आपका 100% क्लियर कर दूंगा आयन के ऊपर। सबसे पहले बात करूं आयन को पढ़ना क्यों है, क्लास नाइन्थ के इस टॉपिक को पढ़ना क्यों है। बेटा जी, जब आप आयन को पढ़ोगे, आयन बनाने के बाद ही आपको पता लगेगा इसके जो टाइप्स होते हैं, आपको पता लगेगा कि उसके बाद केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। जब हम फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले करते हैं तो वो आयंस की हेल्प से ही होगा। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ आयंस आप केमिकल फॉर्मूला अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए केमिकल फॉर्मूला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास नाइन्थ का, तो उसके लिए आपको आयंस की फॉर्मेशन या व्हाट आर आयंस या कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ आयंस जरूरी है। तो आज मैं आपको यही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि कंप्लीट डिटेल दूंगा आयंस क्या होते हैं। तो बेटा जी, देरी ना करते हो, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको आयन क्या होते हैं। तो अपनी कॉपी, नोटबुक, जो भी आप जिसमें लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो बेटा जी अपना शुरू करें लिखना और देखें आयंस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा जी, आपने मैटर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मैटर के बारे में आपने पढ़ा होगा क्योंकि मैटर फर्स्ट 2 चैप्टर में हमारे केमिस्ट्री के आता है क्लास नाइन्थ के अंदर। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी बात जरूर बताऊंगा, इतनी बात जरूर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने मैटर वर्ड जब भी पढ़ा तो आपने एक चीज पढ़ी, एक लाइन पढ़ी। वो लाइन है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसमें कोई शक नहीं है, ये बात क्लियर है। और बाद में हमने इन स्मॉल पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स। बिल्कुल ऐसी स्टडी करवाऊंगा, ऐसे नोट्स बनवाऊंगा, ये बता रहा हूं। जो लेक्चर आप कंप्लीट देख रहे हो ना, आप अगर कंप्लीट लेक्चर को देखना, उसके बाद आप खुद कहोगे हाँ मुझे समझ में आया, मुझे अच्छा लगा लेक्चर, ये मैं श्योरिटी लेता हूं। आप देखें पूरा लेक्चर। कहता है कि मैटर जो है किससे मिलकर बना है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हमने बाद में नाम दिया एटम्स का। ये क्लियर है। और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि जो एटम्स होते हैं, एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो पढ़ने को मिले। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें पढ़ने को मिले। पहला फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन्स, और तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हमें पढ़ने को मिले, किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं। इन सभी की डिटेल क्यों दे रहा हूं, ये आपको जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा आपको समझ में आएगा। ये सब नोट कर लिया होगा आपने, और आपको ये बताया होगा और आपको ये पता होगा कि एटम के सेंटर पे, एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और उसके बाहर क्या होती हैं, शेल्स होती हैं। उसके बाहर क्या होती हैं, ये शेल्स होती हैं। और शेल्स में क्या इवॉल्व करते हैं, शेल्स में हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। इसी से मैं आगे शुरुआत करूंगा हमारे कंसेप्ट की। ज्यादा लगा दी क्या? 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटर पे मैंने आपको बताया, इसको अगर नोट कर लिया होगा, मैं आगे चलता हूं। ये कहता है कोई भी एक एटम है, एटम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हमने डिवाइड किया था न्यूक्लियस, और एक हमारे पास हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, या इसको हम शेल्स का नाम दे देते हैं अभी 9th लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। और हमने इसमें बताया इसमें होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है? ये फिक्स्ड है, ये सेंटर पे फिक्स्ड है। ये बात समझ में आ रही है आपको? और इसमें चार्ज की बात करूं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बेसिक चीजें पता होंगी तो चैप्टर करने का, जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी ना किसी भी टॉपिक को करने की, कि हम कहां से क्यों जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, तो जब तक हमारे को क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये बात आपको पता होनी चाहिए और पता भी होगी। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब हमने इन सभी बातों को देखा, इन सभी बातों को डिस्कस किया, इन बातों के साथ हमने क्या बात पढ़ी? कहते कोई भी अगर एटम है, कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम है, इनिशियल स्टेज में बात करूं, उसमें पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज होता है। या यूं कहूं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा। क्यों होगा ये बात भी आपको पता होगी, क्योंकि जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन और इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका साइन अपोजिट होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस पे +1 है तो इस पे -1 होगा, इस पे +2 है तो इस पे -2 होगा। एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, एक सिंपल आपको समझा रहा हूं। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इनिशियल स्टेज में एटम के ऊपर। तो इसीलिए एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। एटम इनिशियली आपको कैसे समझ आएगा, ये वो न्यूट्रल होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल है। यानी कि ये बात आपको समझाई जा रही है, जो शुरुआत की बातें, सारी कहानी जो शुरुआत की बता रहा हूं। फिर हुआ क्या, कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, कैसे आयंस बनते हैं और आयंस होते क्या हैं, सारी स्टोरी में समझाऊंगा आपको। ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और जीरो चार्ज है। ये सारी बातें मैंने अभी 5-7 मिनट आपको समझाई। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आयंस क्या होते हैं, फिर साथ में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में आंसर देता हुआ चलूंगा एक एग्जांपल के थ्रू। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स। आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स which are formed by losing or gaining of electrons। ये कहता है कि आयंस क्या हैं? चार्ज पार्टिकल्स हैं। आयंस कैसे हैं? चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने से बनते हैं। मैंने अभी आपको बताई ना बात
कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो फिक्स है, वो सेंटर पे फिक्स्ड है, न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होते। इलेक्ट्रॉन जो है ये चेंज होते हैं, ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, फिक्स नहीं होते। कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं, कम या ज्यादा होते हैं, तो एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है और उन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही आयंस कहा जाता है। अभी समझाऊंगा आगे और भी डिटेल में। ये कहता है कि जो आयंस हैं वो दो टाइप्स के हैं। आयंस जो हैं वो दो टाइप्स के हैं, एक तो होते हैं कैटायंस और एक होते हैं अनायंस। कैटायंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और अनायंस क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, 10 मिनट में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। आयंस दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कैटायंस और एक होते हैं एनायंस। कैटायंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब किस में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्या होगा, वो सारी बातें बताऊंगा, पूरी डिटेल में एग्जांपल देके समझाऊंगा। मैंने आपको अभी भी यही बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं, लूज या गेन इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब जो बात समझ गया वो केमिकल फॉर्मूले भी समझ गया, ध्यान रखना। कहता क्या, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। एक सोडियम एटम का मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले सोडियम का सिंबल आपको पता हो, Na। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का सिंबल, पोटाशियम, क्लोरीन, क्लोराइड, कुछ भी जो भी है सब आपको सिंबल पता हो। एटॉमिक नंबर पता हो, एटॉमिक नंबर 11। ये पीरियोडिक टेबल से या जो भी आपको लिखवा रखे होंगे स्कूल में, नहीं लिखवा रखे तो मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। एटॉमिक नंबर कैसे याद करने, वो याद करने की ट्रिक भी मिल जाएगी और मिल जाएगा सारा कुछ। एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, सोडियम के बारे में ही, ये सिर्फ सोडियम की चर्चा चल रही है। Na सिंबल है, एटॉमिक नंबर 11 है। एक टॉपिक इसके बाद एक हेडिंग आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया, अभी भी एक बात बताई थी शुरुआत में चैप्टर के टॉपिक के। कोई भी एक एटम है, एक एटम में न्यूक्लियस होता है और होती है शेल्स, और शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात मैंने आपको बताई। कोई भी एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ साथ और क्या होती हैं? शेल्स होती हैं। और शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसी अरेंजमेंट को, यानी कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। शेल एक भी हो सकती है, शेल दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कैरी किए गए हों। हो सकता है फर्स्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है सेकंड में भी हो सकता है थर्ड में भी हो। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का रिस्पेक्टिव शेल्स में, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का रिस्पेक्टिव शेल्स में, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड जो मैं बता रहा हूं, देखो ये कैसे आया, कहां से आया, वो सारा बताया जाएगा। अभी नहीं, डिटेल उसकी अलग मिल जाएगी, लेकिन अभी आप याद रखेंगे शेल वाइज फिक्स जो है, पहली शेल में आपके अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन 8 और देन 2। क्योंकि आपके पास 20 एटॉमिक नंबर तक आपने याद करना है, तो उसके हिसाब से अपने यहां तक चलना है। फर्स्ट शेल में 2, देन 8 और देन 8, 2। ये आपका 20 एटॉमिक नंबर तक फिक्स है। कैसे आएगा वो सारी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि हमने आयंस को पढ़ना है, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने सोडियम की बात की, सोडियम का एटॉमिक नंबर यहां लिखा मैंने 11, या पैरों में लिखा जाता है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2।
टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। ये इसके एटॉमिक नंबर से मिल गया आपको, इतना आपने पढ़ लिया है। टोटल इलेक्ट्रॉन है 11, पहली शेल में आ गए 2, पेंडिंग रह गए 9। अगली शेल में कितने आएंगे? पहली में 2 हैं, नेक्स्ट में कितने आएंगे? 8। कितने भरे गए अब तक? 10। और रह कितने गए हुआ पेंडिंग? 1। तो लास्ट शेल में कितने आ गए? 1। यानी कि अब टोटल हो गए 11। तो 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी? सोडियम की। अगर मैं क्लोरीन की लिखना चाहता हूं, 17 एटॉमिक नंबर है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? कितना एटॉमिक नंबर है? 17 एटॉमिक नंबर है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। अगले में कितने आएंगे? 8। कितने भरे गए हैं? 10। टोटल है 17। हमारे पास लिमिट है कितनी? 8 तक की। तो 7 यहां भरे जा सकते हैं, क्योंकि पहली में आ सकते हैं 2, फिर 8 और फिर 8। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और भी करके देखते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली में आएंगे 2, अगली में पेंडिंग रह गया 1, 2 1। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखें ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन आप करके देखोगे फर्स्ट में 2, देन पेंडिंग रह गए 6। आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2, लास्ट में रह गए 7। क्योंकि हमारे पास 8 की लिमिट है सेकंड शेल तक, 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कितने भी एग्जाम्पल आप कह रहे हो जी, कितने भी एग्जाम्पल्स, नाइट्रोजन 25, सल्फर 16, 286, कुछ भी, कितने भी एग्जाम्पल, अभी आपने 20 तक सीखना है। या आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब देखो इन सब में क्या कॉमन है, कैसे क्या समझा रहा हूं। आपने देखा सोडियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आए 1, क्लोरीन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आए 7। इसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, इसकी शेल में है 7, किसी में आ रहा है 2, किसी में आ रहा है 3, किसी में आ रहा है 4। हर एक में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कुछ में कॉमन भी आएंगे जब आप करके देखोगे, लेकिन वेरी कर रहे हैं। किसी के 1 2 3 4 आ रहे हैं, किसी के 5 6 7 आ रहे हैं, तो ऐसे ही वेरी करते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। जो कहां प्रेजेंट होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में। इसके बाद एक टॉपिक आता था हमारे पास वैलेंसी में। सारी चीजों को बेटा जी इंटरेक्ट करते हुए चल रहा हूं, पता नहीं किस बच्चे को कहां डाउट हो। छोटी छोटी बातों को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हुआ चल रहा हूं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आएगा। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती थी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को कंबाइन करने की कैपेसिटी। इस बात का क्या मतलब है? ये कहता है, उस बात से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी से पहले एक बात पूछूंगा मैं आपसे, बेटा जी हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। तो वो क्यों चाहते हैं, कि क्या रीजन है उसके पीछे? क्यों चाहते हैं हम सब कुछ ये करना? क्योंकि हम लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। इस वर्ड के लिए हम पागल हैं। पैसा कमाना, सक्सेस, नाम करना, कुछ भी इस चीज को नाम दो, इट मीन्स हम ओवरऑल पढ़ लिख के कामयाब होके स्टेबल होना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ लेना चाहते हैं। तो इसलिए ये सारी कोशिशें जारी हैं। तो ऐसे ही हमारे बेचारे एटम्स हैं मासूम से, उनको भी एक ही टारगेट है लाइफ में। वो भी क्या चाहते हैं? वो भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। ना इनको पैसा कमाना है, ना नौकरी लगनी है, वो आपकी इच्छाएं हैं, लेकिन ये भी अपने माध्यम से, अपने तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं। एटम भी चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हों, लाइफ में सुकून की लाइफ हो, सुकून की जिंदगी जिए, भागदौड़ से बचे। तो कैसे पाते हैं स्टेबिलिटी को? हम पैसा कमा के, नौकरी लग के, शादी करके किसी भी तरह से स्टेबल हो सकते हैं, होना चाहते हैं। लेकिन एटम्स के पास
ऐसा कोई चारा नहीं है। एटम्स का तो खेल सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ही सारा खेल है, क्योंकि लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से खेलते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं, लॉस करते हैं या गेन करते हैं। उसके बाद वो स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं। वो कैसे करते हैं, बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट शेल। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं और बहुत इजी वे में बता रहा हूं। कहते हैं कोई भी एटम कब स्टेबल होता है, कैसे स्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके। कोई भी एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहेगा, आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करना चाहेगा। वो स्टेबल चाहे लूज करके हो, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के हो, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हो, जो इजी हो। स्टेबिलिटी का मतलब ही यही है, जो आराम से इजीली ठंडे दिमाग से प्यार से आराम से हो जाए, वो काम इजी हो, वो करना चाहेंगे। तो ये सारी कहानी शुरू होती है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। यानी कि एटम जो हैं वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। एटम क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़े। वो क्या चाहते हैं कि उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है, उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। उनका सारा ध्यान सिर्फ उसकी कंप्लीशन पे है, और जो इजीली कंफर्ट जोन में जो काम हो जाए वो करना चाहते हैं एटम्स। चलें जी आगे, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, अब कहानी शुरू होती है आयंस की प्रॉपर। कहता है जैसे सोडियम का एटम था, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। बेटा जी मैंने आपको जो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई अभी 1 मिनट के लिए, तो आपको समझ में आया कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली शेल में होते हैं 2, देन होते हैं 8, देन होते हैं 8। ऐसे कुछ बताया मैंने आपको। तो सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम को शेल कंप्लीट करनी है, सोडियम को शेल कंप्लीट करनी है। तो शेल कंप्लीट करने के दो रास्ते हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 2 8 बचेंगे। या वो थर्ड शेल को कंप्लीट करने के लिए 7 गेन कर ले, 2 8 और 8, क्योंकि एक है, 8 बनाने के लिए 7 गेन करने पड़ेंगे। या इसको एक लूज कर दे तो अब इसकी शेल कंप्लीट हो जाएंगी। तो दो रास्ते हैं, मैंने आपको बताया जो इजी होगा, उस काम को करने में एनर्जी कम खर्च होगी, हम वही करना चाहेंगे। हर कोई बच्चा जानता है क्या होगा, क्या क्लाइमेक्स होगा इस फिल्म का, वो सब जानते हैं। वो जानते हैं कि सोडियम क्या करेगा। सोडियम ये नहीं करेगा, ये करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को भगाना आसान है, 7 को खींच के लाना मुश्किल है। तो वो क्या करेगा, एक लूज कर देगा। क्या करेगा बेचारा, वो एक लूज कर देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की बलि दे देगा। पहले इलेक्ट्रॉन थे 11, अब इलेक्ट्रॉन रह गए 10। पहले प्रोटॉन थे 11, प्रोटॉन अब भी रह गए 11। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने आपको शुरू से बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स हैं, ये पहले भी 11 अब भी 11। हम पहले भी 11 और अब भी 11, इलेक्ट्रॉन पहले 11 और अब बचे 10। बदलाव हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब होगा क्या, अब 11 टाइम्स तो पॉजिटिव चार्ज है और 10 टाइम्स नेगेटिव चार्ज है। तो आप समझ सकते हो, कोई भी देख के बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से ज्यादा है। कितने यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। तो सोडियम कैरी करता है सिंगल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब समझ में आया बाबू, सोडियम क्या करता है, एक लूज करता है। ये ऐसे लूज किया इसने, इजी वे में समझाने की कोशिश की, एक स्टोरी बना के आपको। अब आप कहोगे जी ठीक है आगे समझाओ, एक एग्जाम्पल और दे दो, क्या हो गया। अब हमने एग्जाम्पल दिया क्लोरीन का, Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब दो रास्ते भैया इसके पास भी थे, एक गेन कर लूं 288, या 7 इलेक्ट्रॉन का लूज कर दूं, लॉस कर दूं 28।
अब आप सब जानते हो, तुम सब जानते हो, एक गेन करना आसान है या 7 लूज करना आसान है? एक गेन करना आसान है, एक गेन कर लेगा, ये रास्ता लेगा, ये रास्ता नहीं लेगा। अब क्या बदलाव हुआ? पहले प्रोटॉन थे 17, इलेक्ट्रॉन थे 17, इक्वलेंट थे, न्यूट्रल थे। अब होगा क्या? प्रोटॉन अब भी 17, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, क्योंकि एक गेन हो गया ना। यही तो रास्ता हमने लिया, एक गेन हो गया। एक गेन होने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने अपने आप को बनाया अनायन। अनायन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और इसने बनाया कैटायन। कैटायंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि अगर हम सारी स्टोरी का अब तक का सार निकालें, हमारे पास आयंस क्या होते हैं, ये स्टोरी समझ में आई? दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने से बनते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, और वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? या तो ये कैटायंस होंगे या ये अनायंस होंगे। कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज, अनायंस पे नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इलेक्ट्रॉन को, जब इनका लूज होता है, और नेगेटिव कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ये स्टोरी है, इसको किसी भी एग्जाम्पल पे अप्लाई करना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करके देखना। और नहीं आते, डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। एटॉमिक नंबर आप खुद देख सकते हैं। पोटाशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, लिथियम, और लास्ट में हम रखेंगे आपके लिए सल्फर और फास्फोरस। इन सब के आप काउंट करके रखेंगे, चार्ज बताएंगे। आज के लिए वीडियो इतने रखूंगा, ज़्यादा लेंथी होगी, ना करते भी छोटी छोटी बातें ज़्यादा बताने में लेंथी वीडियो होगी। आज इतना रखूंगा। बाकी जाने से पहले आपको कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करें। फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले नहीं कर रखा तो भी करें। वीडियो लाइक करें, अब तक देखी है, कुछ समझ में आया है तो लाइक करना बनता है बेटा जी, लाइक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेटा जी इसको शेयर करें, ताकि और बच्चों तक भी कंटेंट जाए, टॉपिक जाए, जो भी हम आगे आके आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।